हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग एन आर9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सीएस स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से to subscribe the channel and press the bell icon to get the more updates related to your exams. जिन स्टूडेंट्स ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास हर एक अपडेट इजीली टाइमली नोटिफाई हो सके. So dear students, without wasting time, now let's start the session. In today's session, we are going to discuss the last part of the capital gain. In this part, we are going to discuss the various assumption provided under the capital gain. Capital gain में हमने calculation देख लिया, different concepts को revise कर लिया. अब हमें कुछ assumptions provided है under the capital gain. उन assumption की taxability कैसे होती है या उस assumption को avail करने के लिए हमें किन condition को satisfy करना है, उस पोर्शन को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here is the first question. In case of investors of shares, securities in respect of shares sold, security transaction tax paid is. शेयर्स होल्ड करने हैं, कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है इन्वेस्टर्स को. इन केस ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, जो कंपनी ने शेयर सोल्ड किया उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया होगा. कंपलसरी है कि हमने सिक्योरिटी शेयर सोल्ड की है तो उसमें हमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को पे करना है. ठीक है, अब उस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की क्या हमें डिडक्शन अवेलेबल होगी. सो आंसर इज नो, नॉट डिडक्टेबल एट ऑल वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की आपको किसी भी टर्म में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी. क्लियर कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर हमने पे किया है तो उसकी हमें डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, देयर इज नो डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, money forfeited by assessee before 31st March 2014 shall be money forfeited by assessee before 31st March 2014 shall be. इस कॉन्सेप्ट को, एडवांस मनी फॉरफिटेड के कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. आई होप आप लोगों को याद होगा कि एडवांस मनी फॉरफिट किया गया है बिफोर 31st March 2014, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट होगा. एंड आफ्टर 31st March 2014 इट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनी फॉरफिटेड by assessee before 31st March 2014 shall be reduced from the cost of acquisition. और अगर ये है 31st March 2014 के बाद किसी पर्सन ने, असेसी ने एडवांस मनी को फॉरफिट किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम फ्रॉम द हेड अदर सोर्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हैं. नाउ हियर इज द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, capital gain on sale of residential house property. Residential house property is exempted under section 54 if it is. अब कुछ कैपिटल गेन में कुछ सेक्शंस में एजम्पशंस प्रोवाइडेड है, उनके डिफरेंट कंडीशंस है कि आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है या आपने पर्टिकुलर इस कैपिटल गेन को इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो कैपिटल गेन अराइज होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा. अब 54 में क्या बोल रहा है कि कैपिटल गेन टैक्सेबल है. कैपिटल गेन अराइज हुआ है किसकी वजह से, सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट होगा, but in which case if it is treated as, if it is a long term capital gain, if it is a long term capital gain, अगर आपको 54 सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन को अवेल करना है तो वो आपके अवेलेबल है. in which condition, if the capital gain arise on residential house property
इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपके जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके जो कैपिटल गेन अराइज हुआ है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ही यू आर एलिजिबल। In that case, you are eligible to avail the exemption under Section 54. Clear? Now, next question is, the benefit of exemptions under Section 54 is available to. Benefit of exemptions available. 54 में किसकी एग्जाम्पशन मिल रही है कि हमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है, उस पर कैपिटल गेन अराइज हुआ है। कैसा कैपिटल गेन अराइज हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोबारा रिवाइज करेंगे, सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन अवेलेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब ये एग्जाम्पशन किसके लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल एज वेल एज HUF, individual as well as HUF, Hindu undivided family. Clear? So answer C is correct. The benefit of exemption under section 54 is available to individual as well as HUF. Clear? Now next question. The maximum amount of investment in bonds during any of the financial year for claiming exemptions under section 54 EC is, अगर आप लोगों को अगर किसी एसएससी को अंडर सेक्शन 54 EC में assumptions क्लेम करनी है तो उसे कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है? इन बॉन्ड्स 105 लाख। To get the assumption under section 54 EC, the assessee has to invest amount of 105 lakh in the bonds. Clear? Now next one is, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही अमाउंट में करना है, in any of the financial year. Clear? Now next question is, for claiming assumption under section 54 EC, the investment in bonds must be made within dash of transfer of long term capital assets. 54 EC में अगर आपको assumptions claim करनी है, if a person want to claim the assumption under section 54 EC, तो उसे जो उसका capital का gain का जो amount है वो कितने time में invest कर देना है? Within 6 months from the date of transfer. Suppose अगर उसका 1 Jan को transfer complete हुआ, 1 Jan को transfer हुआ, तो within 6 months उसे उस अमाउंट कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है। किन में इन्वेस्ट करना है? जो 54 EC में प्रोवाइडेड है, जो कैटेगरीज 54 EC में प्रोवाइडेड है लाइक बॉन्ड्स, तो उनमें उस अमाउंट को विदिन 6 मंथ्स उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who is eligible for exemption under section 54 GA? Section 54 GA. Section 54 GA. Who is eligible for exemption under section 54 GA? 54 GA किसकी बात कर रहा है कि हमने ट्रांसफर किए कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट क्या है? प्लांट और मशीनरी। हमने उसे ट्रांसफर की है, उसके अगेंस्ट हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो उसके एग्जाम्पशन के लिए कौन एलिजिबल है? आंसर इज एनी पर्सन। एनी पर्सन is eligible to claim the assumption under section 54 GA. Clear? Now next question is, for claiming assumption under section 54F, the assessee must not own dash on the date of transfer of original asset. सेक्शन 54F क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में सेक्शन 54F डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब सेक्शन 54 में अगर आपको एग्जाम्पशन अवेल करनी है तो असेसी के पास असेसी हैज नॉट मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अदर देन द न्यू हाउस। उस कैपिटल गेन से अराइज कर उस कैपिटल गेन के अमाउंट से जो उसने न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, उसके अलावा उसके पास केवल एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर उसके पास पहले ही 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और
थर्ड वन उसने परचेज किया तो ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द अजम्पशन अंडर सेक्शन 54F. So for claiming assumption under section 54F, the assessee must not own more than one residential house property other than new house on the date of transfer of original asset. Clear? Now next question. For claiming assumption under section 54F, the assessee has to invest dash for purchase or construction of residential house property. अजम्पशन क्लेम करनी है हमें 54F की. एक कंडीशन तो हमने क्या देखी कि असेसी के पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट द न्यू वन. ठीक है. अब असेसी को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और फॉर इन द परचेज और कंस्ट्रक्शन फॉर रेसिडेंशियल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. देखिए ऑप्शन हमें क्या क्या अवेलेबल है. नेट कंसिडरेशन 54F में अगर पर्सन को अजम्पशन अवेल करनी है तो जो नेट कंसिडरेशन नेट अमाउंट उसे अवेलेबल हुआ है उसे किस में इन्वेस्ट करना है इन द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज the exemption under section 54EC is withdrawn if the transfer of new asset conversion thereof in money or taking loan or advance on its security within dash year from the date of its assets acquisition. 54EC में अजम्पशन अवेल कर रखी किसी पर्सन ने एलिजिबल था 54EC में अजम्पशन के लिए उसने उस अजम्पशन को अवेल किया. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अजम्पशन विड्रॉ कब हो जाएगी अगर किसी पर्सन ने विदिन 3 years किसी पर्सन ने उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया किसी चीज के लिए या तो कन्वर्जन कर दिया उसका मनी में या एडवांस लिया लोन लेने के लिए उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया तो उस 54EC की जो एग्जाम्पशन उससे अवेलेबल थी वो विड्रॉ हो जाएगी. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. द अजम्पशन अंडर सेक्शन 54EC is withdrawn if the transfer of new asset conversion thereof in money or taking loan or advance on its security within 3 years from the date of its acquisition. Clear? Now, move to the next question. The exemption under section 54G of capital gain on shifting of undertaking from urban area to any other area then urban area is available to कोई पर्सन है वो अपनी कैपिटल गेन को या प्रॉपर कैपिटल गेन के जो अमाउंट था उसने इन्वेस्ट कर रखा था उसे शिफ्ट कर रहा है अर्बन एरिया से किसी और एरिया में शिफ्ट कर रहा है तो उस एग्जाम्पशन के लिए कौन कौन अवेलेबल है. आंसर इज एनी पर्सन इज अवेलेबल टू गेट द अजम्पशन अंडर सेक्शन 54G. 54G किसकी बात कर रहा है कि हमने कैपिटल गेन के अमाउंट को जो इन्वेस्ट किया था उसे अर्बन एरिया में इन्वेस्ट कर रखा था. ठीक है. अब हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं एनी अदर एरिया एक्सेप्ट द अर्बन एरिया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the exemption under section 54GB of capital gain arising from transfer of residential property is available to सेक्शन 54G किसके लिए अवेलेबल है इंडिविजुअल एज वेल एज HUF. ठीक है. अब सेक्शन 54GB बात किसकी करता है कि हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है कैपिटल गेन अराइज हुआ है हमारे पास किसकी रीजन से ट्रांसफर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54GB. कौन कौन एलिजिबल है इंडिविजुअल एज वेल एज HUF. सो आंसर डी इज करेक्ट. Both A, B, HUF as well as individual. Clear? Now, 13th question. The amount of exemption under section 54GA.
सेक्शन 54 जी में किसके अमाउंट जो हमने एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे थे, कितने अमाउंट की हमें एग्जाम्पशन मिलती है? जो लॉ हमने कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है और जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जो कॉस्ट हमारी उस प्रोजेक्ट में इनकर्ड हुई है, या जो कैपिटल गेन हमने अराइज हुआ है, विच एवर इज लोअर, उसके एग्जाम्पशन हमें अवेलेबल होगी अंडर सेक्शन 54 जी। सो आंसर बी इज करेक्ट। क्या हमें 54 जी में किस अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल रही है? लोअर ऑफ कैपिटल गेन और लोअर ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट इनकर्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Transfer of capital asset in the scheme of demerger shall not be regarded as a transfer of the purpose for capital gain. अगर किसी हमने कैपिटल एसेट को, सपोज दो कंपनियां हैं एबीसी एंड बीसीडी, ठीक है, ये दोनों डीमर्ज हो रही है, कैपिटल गेन ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द डीमर्जर, ड्यू टू द डीमर्जर, डीमर्जर के रीजन की वजह से कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है। अब वो कैपिटल एसेट को हम कैपिटल गेन कब कैलकुलेट नहीं करेंगे? if the transfer company is a demerger company is a Indian company. अगर एबीसी कंपनी इंडियन कंपनी है तो उसके इस अमाउंट के इस ट्रांसफर को हम कैपिटल गेन में कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर shall not be regarded as transfer for the purpose of capital gain if the resulting company as an Indian company, resulting company है, जो resulting company है वो क्या है? Indian company. Clear? Now next question is the exemption under section 54 shall be available. सेक्शन 54 में क्या अमाउंट तक की एग्जाम्पशन हमें अवेलेबल है? कि जितना अमाउंट हमने उस हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जितना अमाउंट हमने न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, हम उसके एलिजिबल, उसके एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है। क्लियर? सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 shall be available to the extent of capital gain invested in the house property. क्लियर? आई होप आप लोगों को हमने वेरियस assumptions को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। If you require these PDF, send your PDF request on the official number of NRK9. The PDF will be provided. I hope you really enjoy the series and understood the topic. I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। If you have any kind of queries, put your queries in the comment section. So dear students, enjoy your day and thank you everyone.